तो बेटा आज हम लोगों को यही पढ़ना है कि नाइट्रोजन के असामान्य गुण क्या क्या हैं। फिर मैं दोबारा से इस बात को रिपीट कर दूं कि हम लोगों को नाइट्रोजन के केवल वे गुण पढ़ने हैं जो या तो नाइट्रोजन के पास होंगे तो उसकी फैमिली के किसी एलिमेंट के पास नहीं होंगे वे गुण, और या फैमिली के सभी एलिमेंट्स के पास अगर वो गुण होगा तो नाइट्रोजन के पास वो गुण नहीं होगा। तो कुछ नाइट्रोजन के वे कैरेक्टर पढ़ने हैं जो नाइट्रोजन में अलग से दिए गए हैं। अगर मैं उन गुणों को पढ़ना स्टार्ट करता हूं, सबसे पहली बात आ जाती है कि नाइट्रोजन में इसकी फैमिली के अन्य एलिमेंट से गुणों में असमानता क्यों प्रदर्शित करते हैं ये नाइट्रोजन। तो उसके कुछ रीजन दिए गए हैं कि नाइट्रोजन इसलिए भी अपनी फैमिली के तत्वों के गुणों से अपने गुण अलग प्रदर्शित करता है। रीजन है उसके 4 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण अगर मैं पढ़ूं, लिखता है नाइट्रोजन का परिवार परमाणु का आकार सबसे कैसा होता है, छोटा। यह भी मैं मानता हूं कि क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली में अगर मैं सभी परमाणुओं के आकार को चेक करता था, आपको याद हो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दूसरी कक्षा तक जाता था, अन्य सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तीसरी कक्षा तक, चौथी कक्षा तक, 5वीं 6वीं क्लास तक जाया करता था, और इसलिए नाइट्रोजन के परमाणु का आकार सबसे छोटा था। क्योंकि नाइट्रोजन के परमाणु का आकार छोटा है इसलिए भी नाइट्रोजन के गुण जो है उसके फैमिली के एलिमेंट्स के गुणों से अलग हो सकते हैं। पहला तो रीजन ये हो सकता है। दूसरा रीजन मैं चेक करता हूं, कहता है उच्च विद्युत ऋणात्मकता। अभी ध्यान देने वाली बात है, जिस भी एलिमेंट का अगर एटम छोटे साइज का है वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अधिक तीव्रता से आकर्षित कर सकता है। शायद हमारी बात भी हुई थी उस दिन कि अगर नाइट्रोजन का परमाणु का आकार छोटा है तो नाइट्रोजन बॉन्ड बनाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर कैसा आकर्षित करेगा, तेजी से आकर्षित करेगा। और क्योंकि तेजी से क्यों आकर्षित करेगा, क्योंकि अगर नाइट्रोजन का परमाणु छोटा है तो इसका बॉन्ड भी कैसा होगा, छोटा। अगर बॉन्ड छोटा होगा तो नाइट्रोजन के नाभिक और बॉन्ड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बहुत कैसी होगी, कम, और वो नाइट्रोजन का एटम जो होगा इलेक्ट्रॉन्स को तेजी से अपनी ओर आकर्षित करेगा, और इस दौरान नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैसी हो जाएगी, हाई। तो एक रीजन ये भी हो सकता है नाइट्रोजन के गुण अलग हो जाने का कि उसकी हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। तीसरा मैं पढ़ता हूं, कहता है रिक्त डी ऑर्बिटल। रिक्त डी ऑर्बिटल तो हम लोगों ने भी पढ़ रखे थे इसके भी पहले, क्योंकि फास्फोरस से लेकर बिस्मथ तक इस फैमिली का जो भी एलिमेंट है सबके पास रिक्त डी ऑर्बिटल अवेलेबल है। केवल नाइट्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास रिक्त डी ऑर्बिटल नहीं है। तो एक ये भी रीजन हो सकता है कि नाइट्रोजन के गुण अलग क्यों हो गए, क्योंकि उसके पास रिक्त डी ऑर्बिटल नहीं था और इस फैमिली के सभी एलिमेंट्स के पास रिक्त डी ऑर्बिटल था। लास्ट में आकर आता कहता है बहु आबंध। बहु को कहते हैं मल्टीपल बॉन्ड। आप इस परिवार के अन्य एलिमेंट्स को भी देखोगे। मल्टीपल बॉन्ड का अर्थ क्या है, पहले इसको पहचानते हैं। आप जब भी नाइट्रोजन के एटम्स को देखोगे, नाइट्रोजन एक से अधिक बॉन्ड बना सकता है। नाइट्रोजन के 2 एटम है, मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब समझते हो, डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन जब भी फास्फोरस के बॉन्ड की बात होगी बेटा, फास्फोरस कैसा बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। हमेशा कभी भी फास्फोरस या अन्य एलिमेंट्स की मैं बात करता हूं, इस परिवार में सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सिंगल बॉन्ड पर ज्यादा बेस्ड फॉर्मूले बनाते हैं। लेकिन नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो मल्टीपल बॉन्ड बनाने की संभावना रखता है। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब समझ गए ना, डबल बॉन्ड अथवा ट्रिपल बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है। तो एक ये भी गुण है कि अगर नाइट्रोजन के पास ऐसा गुण है कि वो डबल ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, जो कि उसकी फैमिली के किसी एलिमेंट्स के पास ऐसा गुण नहीं है कि वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, तो हो सकता है नाइट्रोजन के कुछ गुण जो है उसकी फैमिली के एलिमेंट्स के गुण से मैच ना करें। तो कभी भी आपसे पूछेगा कि नाइट्रोजन के गुण उसके फैमिली के एलिमेंट्स के गुण से क्यों अलग होते हैं, उसके कितने रीजन हो सकते हैं, 4। कौन कौन सा रीजन मैंने पढ़ के आपको सुना दिया कि ये इतने रीजन हो सकते हैं। ये तो कारण हो गए। अब बात आती है कि कौन सा ऐसा गुण है जो नाइट्रोजन का गुण उसकी फैमिली के एलिमेंट्स के गुण से अलग है। तो मैं उन गुणों को पढ़ूंगा जो नाइट्रोजन के गुण अलग कर देता है फैमिली के एलिमेंट्स से। पहला गुण देखो मैंने लिख रखा है, लिखा है नाइट्रोजन एक गैस है। नाइट्रोजन की फैमिली में अगर मैं बात करता हूं, कई एलिमेंट है, मैं यहां लिखे देता हूं। नाइट्रोजन की फैमिली में पहला ही नाइट्रोजन, दूसरा फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अगर मैं नीचे के इन 4 एलिमेंट्स की बात करूं, ये चारों के चारों कंपाउंड एलिमेंट्स जो हैं वो सॉलिड है। फास्फोरस माचिस की तीली पर लगा, देखा है आपने।
आर्सेनिक और एंटीमनी दोनों उपधातुएं हैं। नॉर्मली डायरेक्टली हम लोगों को सामने दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि उपधातुएं हैं तो इनका कोई ऐसा काम आता नहीं जिससे हमको दिखाई पड़े। बिस्मथ फ्यूज वगैरह बनाए जाते हैं बिस्मथ से। बिस्मथ का वायर जो है, तुमने मोटरसाइकिलों में देखा होगा, कार वगैरह पर कांच के इतने इतने बड़े बल्ब जैसे आते हैं, उनको फ्यूज बोलते हैं। तो फ्यूज में जो वायर लगता है वो किसका लगता है? बिस्मथ का। अब वो वायर बनाया गया है, इसका मतलब सॉलिड सब्सटेंस है। तो मैं क्या सोचता हूं, पहला गुण ऐसा कि नाइट्रोजन एक कैसा एलिमेंट है? गैसीय तत्व है। और जबकि इस परिवार के शेष सभी तत्व कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं? ठोस अवस्था में। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। कभी पूछे नाइट्रोजन को कोई अलग व्यवहार बताएंगे, गैस है नाइट्रोजन, बाकी इस फैमिली के हर एक एलिमेंट कैसी अवस्था में है? सॉलिड। तो इस बात को मैंने लिखा भी यहाँ, जबकि ईश्वर के अन्य सभी तत्व कौन सी अवस्था पे होते हैं? ठोस। नेक्स्ट नंबर लिखते हैं, नाइट्रोजन एक द्विपरमाणु अणु है। यार ये द्विपरमाणु अणु क्या होता है? अभी बात करते हैं। देखो, अगर कोई व्यक्ति हमसे पूछता है ये क्या है, हम बताते हैं नाइट्रोजन का परमाणु। लेकिन जब कोई व्यक्ति हमको ये पूछ लेता है ये क्या है, हम बताते हैं नाइट्रोजन का अणु। क्या होता है? परमाणु स्वतंत्र अवस्था में स्टेबल नहीं होता, टिकाऊ नहीं होता है। कभी कभी बात आती है, सर टिकाऊ क्यों नहीं होता? आखिर इसको क्या प्रॉब्लम थी कि ये टिकाऊ नहीं है? तो बेटा हम इसलिए इसको कह रहे हैं टिकाऊ नहीं है, क्योंकि परमाणु क्रमांक 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5। वैसे कौन से एलिमेंट टिकाऊ होते हैं एटॉमिक फेस में? जिनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा पे 8 इलेक्ट्रॉन है नहीं, ये स्टेबल नहीं। स्टेबल का मतलब मैं समझ रहे हो ना? टिकाऊ। मैं टिकाऊ इसलिए बोल देता हूं क्योंकि बहुत जगह पे क्या होता है, बच्चे जैसे हिंदी मीडियम से को बिलोंग करते हैं तो वो स्टेबल का अर्थ कम समझ पाते हैं, तो मैं उसको टिकाऊ बोल देता हूं उस चीज को। तो क्योंकि नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट शेल पे 5 इलेक्ट्रॉन है, ये स्थायी नहीं है, टिकाऊ नहीं है, तो ये अपने आप को स्टेबल बनाएगा। कैसे बनाएगा? नाइट्रोजन का पहला परमाणु, दूसरा परमाणु, ये भी टिकाऊ नहीं, ये वाला भी टिकाऊ नहीं, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से क्या बनाए? बॉन्ड बनाए। और जब बॉन्ड बनाए तो इलेक्ट्रॉन्स का साझा किया, और साझा करने के बाद पहले परमाणु के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और दूसरे परमाणु के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। इसलिए अब दोनों परमाणु जब एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आए, बॉन्ड बनाया, जुड़े, दोनों की बाहरी कक्षा में 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गया। और क्योंकि हो गया तो N2 कैसा हो गया? स्टेबल। तो नाइट्रोजन स्टेबल कब हुआ? जब उसने क्या बनाए? बॉन्ड बनाए, तब वो स्टेबल हुआ। और नाइट्रोजन ने स्टेबिलिटी कब प्राप्त की? जब दो परमाणुओं ने आपस में बॉन्ड बनाए, नाइट्रोजन उस समय स्टेबल हुआ। हमने तुरंत कहा क्योंकि दो परमाणुओं के जुड़ने पर या दो परमाणुओं के बॉन्ड बनाने पर नाइट्रोजन स्टेबल हुआ है। नाइट्रोजन द्विपरमाणुक है। समझ गए द्विपरमाणुक का मतलब? अच्छा, फास्फोरस इस फैमिली में मैं अन्य एलिमेंट्स की बात करता हूं, AS4, P4, Sb4, इसका अर्थ जानते हो? मतलब है फास्फोरस के दो परमाणु आपस में बॉन्ड बना रहे होंगे, लेकिन बॉन्ड बनाने पर उनकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाए होंगे? 8। फिर 3 परमाणुओं ने बॉन्ड बनाने की कोशिश की होगी, लेकिन उनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन ना हो पाया। लेकिन जब फास्फोरस के 4 एटम आए और उन सभी ने आपस में बॉन्ड बनाने की कोशिश की, तो उनकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। और इस समय पर वो स्टेबल हो गया। तो क्योंकि फास्फोरस के 4 एटम जब आपस में कंबाइन हुए, जुड़े, तब फास्फोरस स्टेबल हुआ। हमने कहा फास्फोरस चतुष्परमाणुक है। और बेटा चतुष्परमाणुक फास्फोरस ही नहीं, केवल आर्सेनिक भी चतुष्परमाणुक है, और एंटीमनी की बात की जाए ये भी चतुष्परमाणुक है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखोगे। द्विपरमाणुक का अर्थ क्या है? समझ गए कि जब इस एटम के कोई भी हमारे पास देता है, कहता है कोई X एलिमेंट है, वो द्विपरमाणुक है, इसका क्या अर्थ है? हम बताएंगे X एलिमेंट जो है उसके जब दो परमाणु एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, और तो बॉन्ड बनाने के पश्चात उनका अष्टक क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। उनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, अतः वो स्टेबल हो गया। क्योंकि दो परमाणुओं के मिलने पर स्टेबल हुआ है, ये द्विपरमाणुक अणु है। समझ रहे हो? अभी मैं एक बात पूछता हूं आपसे, सल्फर का फॉर्मूला S8 होता है। सल्फर कब स्टेबल होगा? जब कितने परमाणुओं ने एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए होंगे? 8 परमाणु। इससे पहले वो स्टेबल नहीं हुआ, इसलिए हम कहते हैं सल्फर अष्ट परमाणुक अणु होता है। अष्ट का मतलब समझ पाए? 8 परमाणुओं से जुड़कर स्टेबल होता है। तो इस बात को भी एक नंबर पर बहुत विशेष ध्यान रखेंगे हम लोग।
नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे, कहता है इस वर्ग में केवल नाइट्रोजन ही ऐसा एलिमेंट है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। पूछेगा इसका कारण क्या है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है क्यों? तो बेटा नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कोशिश कर सकता है, इसके दो रीजन हो सकते हैं, मैं बहुत शॉर्टकट में लिखूंगा। एक तो उच्च विद्युत ऋणात्मकता, हाई इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी क्या है? बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता। एक तो हाई इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, और दूसरा अगर हमसे कोई पूछता है और कोई रीजन हो सकता है तो हम बताएंगे दूसरा रीजन स्मॉल साइज। दो चीजें, नाइट्रोजन के परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता उच्च है, परमाणु का आकार छोटा है, ये दोनों खूबियां, ये दोनों विशेषताएं उसे हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करवा सकती हैं? बनवा सकती हैं। तो नाइट्रोजन परमाणु ऐसा है जो हाइड्रोजन के साथ क्या कर सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। शेष कोई भी परमाणु हाइड्रोजन बॉन्ड बना नहीं सकता इस फैमिली का। अब पूछेगा, कहोगे सर जी क्या फास्फोरस बना सकते हैं? तो हम बताएंगे आपको बेटा फास्फोरस का आकार नाइट्रोजन के परमाणु के आकार से कैसा है? बड़ा है। और क्योंकि फास्फोरस के परमाणु का आकार नाइट्रोजन के परमाणु से आकार से बड़ा है, इसमें एक विशेषता तो खत्म हो गई, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। तो मैं कभी पूछूंगा नाइट्रोजन क्यों हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, उसके आप बताओगे सर इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला स्मॉल साइज, क्योंकि नाइट्रोजन के परमाणु का आकार सबसे छोटा है, ऐसा ऊपर नंबर 1 पर भी हम लोगों ने लिखा था। और दूसरा हाई इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। ये दो रीजन हो सकते हैं कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे, कहता है नेक्स्ट इसे हो गया, ये वाले नंबर पढ़ते हैं। कहता है इस वर्ग के में केवल नाइट्रोजन ही पेंटा ऑक्साइड, 5 प्रकार के सॉरी ऑक्साइड बना सकता है। ये वाली बात सही है, नाइट्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो 5 प्रकार के क्या बना सकता है? ऑक्साइड। और शायद हम लोगों ने बात भी की थी कौन कौन से ऑक्साइड बन सकते हैं, तो मैं इसी में लिखे देता हूं। पहला ऑक्साइड था N2O, नाइट्रस ऑक्साइड कह रहे थे। दूसरा ऑक्साइड था NO, नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। ध्यान रखना ये जो पहला वाला ऑक्साइड लिखा है इसी को ही उसको लाफिंग गैस बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। इसके बाद अगला आता है N2O3, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। फिर इसके बाद आता है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। विशेष ध्यान रखने वाली बात है NO2 को ही एक प्रकार से और लिख सकते हैं N2O4, इससे परेशान मत होना। NO2 को ही N2O4 लिख सकते हैं। कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है ना दिमाग में, सर जी N2O4 कौन सा था? तो सेम फॉर्मूला है। अब कहोगे सर ये कैसा फॉर्मूला, ये NO2 N2O4? तो अब हम बताएंगे कि कभी कभी क्या होता है, NO2 के दो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, और जब NO2 के दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाते हैं, तो NO2 आपस में क्या हो गए? जुड़ गए। अभी सोचो अगर दो NO2 जुड़ गए तो N2O कितना हो गया? 4, N2O4 बन गया। तो एक ऐसा भी रसायन विज्ञान में शब्द अवेलेबल है, कहते हैं N2O4 NO2 का डाइमर फॉर्म है। डाइमर फॉर्म का मतलब है द्विलक, इसको हिंदी में कहते हैं। फिर मैं दोबारा से पढ़ दूं, N2O4 NO2 का कौन सा फॉर्म है? डाइमर फॉर्म है। डाइमर फॉर्म का मतलब दो NO2 मिलके एक N2O4 बना सकते हैं। अभी नेक्स्ट नंबर पे बेटा चलेंगे, एक और हमारे पास कंपाउंड है N2O5। तो इतने प्रकार का ऑक्साइड बना सकता है, जबकि इस परिवार में शेष जो एलिमेंट हैं वो इतने प्रकार के ऑक्साइड बना सकते ही नहीं। तो अभी मैं नेक्स्ट नंबर पे चलूंगा, कहता है NF3 को छोड़कर शेष सभी हैलाइड विस्फोटक होते हैं। इसका मतलब क्या? NF3 को छोड़कर शेष सभी हैलाइड, नाइट्रोजन के शेष सभी हैलाइड विस्फोटक होते हैं। तो मैं हैलाइड्स के नाम भी लिख दूं, NF3 को छोड़कर मतलब NCl3 विस्फोटक होता होगा, NBr3 विस्फोटक होता है, Ni3 विस्फोटक होता है। तो अगर NCl3 की बात करेगा विस्फोटक है, NBr3 की बात करेगा विस्फोटक है, Ni3 की बात करेगा वो भी विस्फोटक है, केवल NF3 को छोड़कर। लास्ट नंबर पे पढ़ेंगे, कहता है नाइट्रोजन पेंटा हैलाइड नहीं बनाता है। इसको तो एग्जाम्पल पे भी लिखेंगे, नाइट्रोजन क्यों पेंटा हैलाइड नहीं बनाता है। अपने यहां ऐसा क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन पेंटा हैलाइड नहीं बनाता है, जबकि इसके परिवार का अन्य एलिमेंट फास्फोरस पेंटा हैलाइड बना सकता है। नाइट्रोजन कैसे पेंटा हैलाइड नहीं बनाता है उसको चेक करते हैं।
बेटा नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3। अभी फास्फोरस को हल करते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अभी एक काम कर लेते हैं, 3p3 में से तीसरी कक्षा तक चला गया क्या? तभी याद होगा, थर्ड में एक और सेल सब सेल होती है 3d। हालांकि डी पर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मैंने डी पर कितने इलेक्ट्रॉन लिखे? 0 लिखे। लेकिन मैं क्या देखता हूं, 2p तो होता है लेकिन 2d नहीं होता है। हुआ क्या, मैं लास्ट सेल के अगर इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल में भरूं, 2s2 2p3, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, 1 2 3। अब क्योंकि बेटा 2p के बाद 2d इसमें नहीं है, अभी चेक कर लेते हैं नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है? 1 2 3। इसका मतलब नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड का मतलब कितने बॉन्ड? 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है, क्योंकि रीजन था इसके पास तो केवल 3 ऐसे ऑर्बिटल हैं जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, और इस सिंगल इलेक्ट्रॉन तो ये बॉन्ड बनाने वाले हैं। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे, इसका मतलब 3 बॉन्ड बना सकता है। तो मैं क्या सोचता हूं, नाइट्रोजन ट्राई हैलाइड तो बना सकता है, पेंटाहेलाइड बना नहीं सकता। अब फास्फोरस की बात होगी कैसे? पहले 3s को इलेक्ट्रॉनों को भरो बेटा, 3s यहां लिख दें, s में एक ऑर्बिटल बनता है, p में कितने ऑर्बिटल बनते हैं? 3। बेटा d में कितना ऑर्बिटल बनता है? 5। 1 2 3 4 और वो वाला हो गया 5। बेटा 3s में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2। 3p में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1 2। बेटा इस सिचुएशन पे कितने बॉन्ड बना सकता है फास्फोरस? 3 1 2। लेकिन तो ट्राई हैलाइड तो बना ही बना सकता है, लेकिन जब मैं एनर्जी दूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन भी उछल के यहां से निकलेगा और यहां आ सकता है। अभी सोचने वाली बात यह है कि अब कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो बॉन्ड बना, अब तो ये भी बना सकता है क्योंकि सिंगल है, ये भी बना सकता है सिंगल है, ये भी और लास्ट वाला भी बना सकता है क्योंकि ये भी सिंगल है। ऐसे कुल कितने सिंगल फील्ड इलेक्ट्रॉन हमको मिलते हैं? 5। तो ये ट्राई हैलाइड 3 बॉन्ड तो बना ही रहा था, पेंटाहेलाइड अर्थात अब 5 बॉन्ड भी क्या कर सकता है? बना सकता है। तो कभी नाइट्रोजन पर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बना पाता, फास्फोरस क्यों पेंटाहेलाइड बनाता है? सिंगल रीजन, रिक्त डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति, क्योंकि नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल है ही नहीं, और फास्फोरस में देखो रिक्त डी ऑर्बिटल था। आप पूछेगा रिक्त डी ऑर्बिटल का क्या अर्थ है? अच्छा बेटा बताओ, फास्फोरस में डी में एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो ये कैसा था? रिक्त। तो रिक्त डी ऑर्बिटल था, वो बाद में यूज में आ गया। तो फास्फोरस जो है वो पेंटाहेलाइड बना सकता है, शेष में सिर्फ नाइट्रोजन तो बना ही नहीं सकता है, बाकी सब बना सकते हैं। अगले गुण पर आ जाते हैं, कहते हैं नाइट्रोजन जो अणु है वो एनटीपी पर लगभग अक्रिय होता है। ये वाली बहुत अच्छी बात है, इसको तो कई बातों पर समझेंगे। अच्छा यार ये बता तू, अगर कोई भी एलिमेंट अगर अक्रिय है, उसको पृथ्वी पर कम मिलना चाहिए कि अधिक मिलना चाहिए? आप हमको बस बताओ। कोई एलिमेंट रिएक्शन नहीं करता है, हमको वो पृथ्वी पर या वायुमंडल में अधिक मात्रा में मिलना चाहिए कि कम मात्रा में मिलना चाहिए? अधिक मात्रा में मिलना चाहिए। क्यों अधिक मात्रा में मिलना? ये अपोजिट नेचर कैसा हुआ? देखो मैं बताऊं, सोचते हैं थोड़ी देर के लिए। ऐसा हमारे पास एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट बी है, पृथ्वी में दोनों एलिमेंट की अमाउंट सेम थी, लेकिन हुआ क्या? हमने जब एक्स की अभिक्रिया करवाई, सोच समझ के जवाब देना, हमने एक्स की अभिक्रिया करवाई, ए बहुत क्रियाशील है, इसने तुरंत ए से अभिक्रिया करके, एक्स से अभिक्रिया करके क्या बना लिया? ए एक्स बना लिया और अपने आप को नष्ट कर दिया, अपना स्टेबिलिटी त्याग दिया। अच्छा ये बताओ, क्या ये ए है? नहीं है, ये ए एक्स है, अर्थात ए क्या हो गया? समाप्त हो गया। भाई ए ने एक्स से अभिक्रिया की, इसका मतलब ए क्या हो गया? समाप्त। अब बी की एक्स से अभिक्रिया कराए, लेकिन बी ने एक्स से अभिक्रिया नहीं की, तो बेटा वो तो बी बना रहा। कब तक बना रहेगा? जब तक वो एक्स से अभिक्रिया नहीं। अच्छा ये बताओ, इनमें से नष्ट कौन सा पदार्थ हो गया? ए।
अगर ए नष्ट हो गया तो क्या ये पृथ्वी पर अधिक मात्रा में बचेगा? ये पृथ्वी पर कैसा हो गया? कम, क्योंकि ये नष्ट हो रहा है, लगातार डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बनाता चला जा रहा है। लेकिन क्योंकि बी एलिमेंट रिएक्शन नहीं कर रहा था, वो अभी भी पृथ्वी की सतह पर है या पृथ्वी पर है। अभी और रिएक्शन नहीं करेगा, ये बी अभी भी बना रहेगा, और रिएक्शन नहीं करेगा, बी अभी भी बना रहेगा। तो मतलब जो बी है ये लगातार तब तक बना रहेगा अर्थ पर जब तक कि ये अभिक्रिया नहीं कर लेता है। अभी मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा ये बात, कि जब कोई एलिमेंट रिएक्शन कर लेगा, रिएक्शन करके वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। हमारे पास कार्बन था, उसने ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लिया, कौन सी गैस बना ली? कार्बन डाइऑक्साइड। हम पूछेंगे पहले कार्बन था आपके पास? आप कहोगे हाँ था सर। हम पूछेंगे अब कार्बन है? कहोगे सर जी अब कार्बन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन तो नष्ट हो गया, कार्बन समाप्त हो गया। तो दूसरे शब्दों में, अरे हमारे पास बहुत एग्जाम्पल है, हम स्टार्ट रखेंगे तो हाँ, अब इसको कंटिन्यूअस स्टार्ट रखेंगे जब तक तुम लोग एक बार मुस्कुरा नहीं देते हो ढंग से। अच्छा ये बताओ, ये कार्बन है, ये लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है? आपके पास सर्दियों का मौसम भी चल रहा है, लकड़ी का टुकड़ा था 4 किलो का। अब इधर ध्यान दो, पता लगा जब ये जल गया तो फिर क्या ध्यान दोगे? लकड़ी का टुकड़ा था, पहले अमाउंट आपने नापी कितने किलो था? 4 किलो। फिर अपने वायु की रिएक्शन करवाई, अर्थात इसको जलाया, जलाने के बाद वो राख बन गया, बाकी जो राख का बचा हुआ पार्ट था वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के उड़ गया। अब ये बताओ जलने के बाद लकड़ी कितने किलो शेष बची? 1 भी किलो नहीं, लकड़ी समाप्त हो गई ना। मतलब पहले आपके पास लकड़ी थी ना, जल गई अर्थात अभिक्रिया कर लिया, और अभिक्रिया कर लिया इसका मतलब क्या हो गया? समाप्त। अब हमसे कोई पूछता भी है अगर कि लकड़ी का टुकड़ा कहां गया, तो हम कहेंगे भैया लकड़ी का टुकड़ा समाप्त हो चुका है, हमारे पास कौन सा पदार्थ है? कार्बन डाइऑक्साइड के। तो जो पदार्थ जितनी जल्दी रिएक्शन कर लेगा वो उतनी जल्दी समाप्त हो जाएगा, और जो पदार्थ अभिक्रिया नहीं करेगा वो जल्दी से समाप्त होने वाला नहीं, और वो प्रकृति में अपने अनुसार कायम रहेगा लास्ट तक। हुआ क्या? नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, आज मैं अगर रेशियो निकालूं वायुमंडल में तो लगभग, अगर मैं ऐसा निकालता हूं तकरीबन 3/1 का रेशियो। वैसे कहोगे सर जी बिल्कुल 1% बताओ, तो यार नहीं बताएंगे, लेकिन 3/1 का रेशियो मतलब अगर 4 लीटर टोटल गैस है तो उसमें लगभग 3 लीटर नाइट्रोजन गैस है और 1 लीटर ऑक्सीजन गैस है। आप जानते हो अभी वायुमंडल में 3 लीटर नाइट्रोजन गैस ज्यादा है ना, 1 लीटर ऑक्सीजन गैस कम होती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन गैस क्रियाशील है, ऑक्सीजन गैस भी ज्यादा थी, लेकिन ऑक्सीजन गैस जैसे कोई एलिमेंट मिलता है ऑक्सीजन गैस उससे अभिक्रिया कर लेती है। अगर ऑक्सीजन गैस अभिक्रिया कर लेगी तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी? कम। नाइट्रोजन गैस का जब नंबर आया अभिक्रिया करने का, नाइट्रोजन गैस अभिक्रिया नहीं करती। अभी आप इतनी बात बताओ, नाइट्रोजन गैस अगर अभिक्रिया नहीं करेगी तो क्या नाइट्रोजन गैस समाप्त होगी? तो ये आज भी वायुमंडल में ज्यादा है, उसका मुख्य रीजन है, मेन कारण यही है कि वो रिएक्शन नहीं करती है। अब मैं इस बात को कंफर्म करूं कि ये रिएक्शन क्यों नहीं करती है, आखिर क्या प्रॉब्लम रही कि नाइट्रोजन गैस रिएक्शन नहीं करती है जबकि अन्य गैसें रिएक्शन कर लेते हैं। किसी किसी के दिमाग में ऐसी बात आ रही है कि नाइट्रोजन गैस अभिक्रिया ही नहीं करती, क्योंकि मैंने नंबर पे लिख रखा है नाइट्रोजन गैस एनटीपी पर। एनटीपी का मतलब समझते हो ना, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर किसको मानते हैं? 25 डिग्री सेल्सियस। और नॉर्मल प्रेशर किसको मानते हैं? 1 वायुमंडल। पृथ्वी ग्रह का वायुमंडलीय दाब 1 वायुमंडल माना जाता है। इस समय हम लोगों पर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है लगभग 1 वायुमंडल है। अब कहोगे हमारे ऊपर कौन सा प्रेशर? तो वायुमंडल में उपस्थित गैसें जो हैं वो हमसे टकराती हैं, हम पर प्रेशर अप्लाई करती हैं। ये प्रेशर नॉर्मली कितना वायुमंडल होता है? लगभग 1 वायुमंडल। कहोगे सर जी हमें तो कुछ वायु टकरा रही, समझी नहीं आ रहा। क्योंकि बेटा ये वाला प्रेशर जो है वो हम जन्म से इसका अनुभव कर रहे हैं, ये प्रेशर तब से हमारे अंदर लग रहा है, इसलिए हम इस प्रेशर को समझ नहीं पाते हैं। इस बात को विशेष ध्यान रखना। अभी आगे चलते हैं। नाइट्रोजन गैस का हुआ क्या? एक तो नाइट्रोजन गैस का साइज छोटा, और नाइट्रोजन गैस का साइज छोटा होने के कारण नाइट्रोजन के परमाणुओं के बीच जो बॉन्ड है उनकी लंबाई भी कैसी है? कम। अभी सोचने वाली बात है, नाइट्रोजन के परमाणुओं के बीच बना बॉन्ड कम हुआ लंबाई का होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे के कैसे होंगे? नजदीक।
अच्छा, इलेक्ट्रॉन नजदीक होंगे तो ये एटम उसके इलेक्ट्रॉन को, ये एटम इसके इलेक्ट्रॉन को कम आकर्षित करेगा कि तीव्रता से आकर्षित करेगा? तीव्रता से। जब इलेक्ट्रॉन नजदीक हैं एक दूसरे के तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी हाई का मतलब क्या होता है? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर तीव्रता से आकर्षित करना। अब दोनों नाइट्रोजन परमाणु अगर इलेक्ट्रॉनों से दूर होते, सोचो यहां पे है, एक नाइट्रोजन इधर है, एक नाइट्रोजन इधर है, और ये इतना लंबा बॉन्ड है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कम कर पाते कि अधिक अट्रैक्ट कर पाते? कम। क्यों अट्रैक्ट कर पाते? क्योंकि एक फॉर्मूला पढ़ रखा था, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। डिस्टेंस बढ़ गई ना, और क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई तो अट्रैक्शन फोर्स कैसा हो गया? कम। एटम का साइज छोटा था, बॉन्ड छोटा रहा, दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी कम रही, और दूरी कम रही तो आकर्षण बल कैसा हो गया? अधिक। अच्छा सोचो, नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के मध्य अगर आकर्षण बल अधिक है, क्या नाइट्रोजन जल्दी से अपने बॉन्ड को तोड़ पाएगा? नहीं तोड़ पाएगा। आकर्षण बल कम होता, शीघ्रता से बॉन्ड टूट जाता, और शीघ्रता से बॉन्ड टूटने को हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। बॉन्ड टूटा तो रासायनिक अभिक्रिया, और बॉन्ड नहीं टूटा तो फिर कोई रासायनिक अभिक्रिया संभव नहीं है। क्योंकि नाइट्रोजन के परमाणु का आकार कैसा होता है? छोटा होता है। इनके बीच की दूरी कैसी होती है? बहुत कम। अतः आकर्षण बल कैसा रहता है? अधिक। और इस अधिक आकर्षण बल के कारण हम नाइट्रोजन के बॉन्ड को आसानी से ब्रेक नहीं कर पाते। मुझे बिल्कुल कंफर्म नहीं याद है, लेकिन ऐसा कुछ बोलता है, कहता है 1000 किलो जूल, ऐसा कुछ इससे हाई एनर्जी चाहिए होती है इस बॉन्ड को क्या करने में? ब्रेक करने में, जो कि नॉर्मली काफी ज्यादा एनर्जी है। और सिंपली बॉन्ड तो बड़ी आसानी से टूट जाते हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। मैं दोबारा से रिपीट, नाइट्रोजन के परमाणुओं का आकार छोटा, उनके बीच की दूरी कम, तो दोनों के मध्य का आकर्षण बल, और जब अधिक आकर्षण बल है तो उसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी भी कैसी चाहिए? बहुत अधिक, जो सामान्य रूप से कभी मिलती नहीं है। और यही रीजन है कि क्योंकि नाइट्रोजन के बॉन्ड जल्दी से टूटते नहीं, नाइट्रोजन अभिक्रिया भी नहीं करता, और क्योंकि नाइट्रोजन अभिक्रिया नहीं करता, नाइट्रोजन को हम लोगों ने क्या बता रखा है? अक्रिय है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन कैसा है? अक्रिय है। क्यों अक्रिय है? उसको बताओगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाकर रखता है। अभी आगे नेक्स्ट नंबर पे लिखते हैं, कहता है नाइट्रोजन की अधिकतम संयोजकता जो होती है वो 4। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि नाइट्रोजन की संयोजकता 3 है, अब पढ़ रहे नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? 4। तो अभी ध्यान दो, कभी कभी क्या होता है, किसी ऐसे परमाणु जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, नाइट्रोजन ये बॉन्ड तो साझे के लिए लगाता ही लगाता इलेक्ट्रॉन, अपना ये लोन पेयर तीसरी क्लास का, ये लोन पेयर किसी ऐसे एटम को दे देता है और बॉन्ड बनाता है जिसके पास पहले से इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी। जैसे मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको, इसको लिख के देखो, दिखाते हैं। नाइट्रोजन का एक फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है NH3। बेटा नाइट्रोजन को NH3 बनाएं अगर हम लोग तो ऐसा कुछ फॉर्मूला बनता है? नहीं बनता है। और इसके ऊपर क्या रहता है? लोन पेयर। अब अगर मैं इसकी अभिक्रिया करवा देता हूं प्रोटॉन से, क्योंकि प्रोटॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी, तो ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर उठा के उस प्रोटॉन को क्या कर देगा? दे देगा। और नाइट्रोजन जैसे ही अपना लोन पेयर उठा के प्रोटॉन को देगा तो प्रोटॉन क्या करेगा? उस समय 3H तो बेटा इसके साथ पहले से ही कनेक्ट थे, एक H भी उसके साथ क्या हो गया? कनेक्ट हो गया। और जब H कनेक्ट हुआ तो यह भी ध्यान रखने वाली बात है, इस पर कैसा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, केवल नाइट्रोजन उसी के साथ बॉन्ड बनाता है जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? कमी। और इस तीर को निशान, इसको तीर के निशान से बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हमें यह पता चल सके किस हाइड्रोजन को लोन पेयर दिया गया है। तो अब इस समय देखते हैं तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना चुका है? 4। 3 तो सह संयोजक और एक इसको कहते हैं उप सह संयोजक बॉन्ड। तो क्योंकि 4 बॉन्ड बना लिए हैं, हमसे पूछता है नाइट्रोजन अधिकतम कितने बॉन्ड बना सकता है, तो हम उसका नाम देते हैं 4 बॉन्ड बना सकता है अधिकतम। हाँ, इसका भी रीजन लिख देते हैं कि नाइट्रोजन एनटीपी पर लगभग अक्रिय क्यों होता है। नहीं, इसका रीजन लिख देंगे, कभी जरूरत पड़ेगी तो वो काम में आएगा। क्या लिखते हैं? नाइट्रोजन के
छोटे आकार के परमाणुओं के मध्य अत्यधिक आकर्षण बल कार्य करता है। अत्यधिक आकर्षण बल कार्य करता है, अतः इन्हें सामान्य ताप तथा दाब पर आबंध को तोड़ते हुए, अच्छा इस जगह पे थोड़ा सा ध्यान रखना, इन्हें का मतलब है नाइट्रोजन के दोनों परमाणुओं को सामान्य ताप तथा सामान्य दाब पर आबंध को तोड़ते हुए अलग नहीं किया जा सकता। अलग नहीं किया जा सकता है, अतः एनटीपी पर नाइट्रोजन गैस अक्रिय होती है। तो इस बात को हमेशा भैया ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे, मैं दोबारा रिपीट कर दूं। कहता है नाइट्रोजन के छोटे आकार के परमाणुओं के मध्य जो होता है अत्यधिक आकर्षण बल कार्य करता है, अतः इन्हें सामान्य ताप तथा सामान्य दाब पर आबंध को तोड़ते हुए अलग नहीं कर सकते। सिंपल टेम्परेचर पर आप चेक करें, इनको कभी नहीं ब्रेक कर सकते, और क्योंकि कभी ब्रेक नहीं कर सकते तो अभिक्रिया भी नहीं करेंगे। तो मैंने लिख दिया था एनटीपी पर नाइट्रोजन गैस कैसी होती है, अक्रिय होती है। तो कभी अगर क्वेश्चन पूछ लेता है नाइट्रोजन गैस अक्रिय है क्यों, तो आप उसका कारण दे दोगे। एक काम करते हैं, इनको नोट करते हैं जल्दी से। नाइट्रोजन के असामान्य गुण पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन गैस को। अब नाइट्रोजन गैस में से क्या क्या चीजें पढ़ने के लिए है हम लोगों के लिए। पहला तो नाइट्रोजन गैस को बना कैसे सकते हैं। दूसरा, जब नाइट्रोजन गैस को बना लेंगे भौतिक गुण क्या क्या है। तीसरा, नाइट्रोजन गैस के रासायनिक गुण कौन कौन से हैं। और चौथा, रासायनिक गुण के बाद नाइट्रोजन गैस के कौन कौन से उपयोग हैं। मैं बस इतनी बात पूछूंगा, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन गैस में क्या डिफरेंस है। अगर हमारे सामने कोई व्यक्ति आ जाए, हमसे नाइट्रोजन पूछ ले, या कोई व्यक्ति हमसे पूछ ले नाइट्रोजन गैस, तो बेटा इनमें डिफरेंस क्या है। अभी आज समझ लेना, इसके बाद भैया गड़बड़ ना हो। तो फिर देखो, इसको अगला आर्टिकल हम लोगों का है नाइट्रोजन गैस। अब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन गैस में क्या डिफरेंस है। अगर हमारे सामने कभी ऐसा लिख किया जाता है ये क्या है, हम कहेंगे ये नाइट्रोजन है। हमसे पूछेगा ये क्या है, हम बता देंगे ये नाइट्रोजन गैस है। अच्छा, नाइट्रोजन गैस तब स्टेबल हुआ जब नाइट्रोजन के कितने परमाणु आपस में मिले, 2। इसलिए हमने नाइट्रोजन गैस का एक और नाम रखा है डाई नाइट्रोजन। तो अगर कभी आपसे नाइट्रोजन गैस या डाई नाइट्रोजन कहता है, दोनों चीजें सेम है। लेकिन जब आपसे केवल और केवल नाइट्रोजन का नाम लिख देता है, पूछ लेता है, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, एन की। तो इस बात को विशेष ध्यान रखें आप कि जब भी कभी किसी पदार्थ में ऐसी बात हो कि डाई नाइट्रोजन या नाइट्रोजन गैस N2 की बात हो रही है, और जब भी कभी केवल नाइट्रोजन पूछ ले तो नाइट्रोजन एलिमेंट की बात हो रही है, केवल N की बात हो रही, परमाणु की। अभी स्टार्ट करेंगे सबसे पहले नाइट्रोजन गैस में से। तो पहला टारगेट हमारा इस बात पर रहेगा कि नाइट्रोजन गैस को प्रयोगशाला में कैसे बना करके तैयार किया जाए।
सबसे पहली बात होती है किसी भी गैस या किसी भी केमिकल को पढ़ना है, सबसे पहली बात आती है उसको बना करके कैसे तैयार किया जाए। तो अगर हमसे पूछेगा कि नाइट्रोजन गैस को बनाने की विधि लिखनी है और उसमें से भी हमको कौन सी विधि लिखनी है, प्रयोगशाला विधि। तो बेटा विशेष ध्यान रखना इसमें से, देखो मैं क्या लिखता हूं, आपको NaNO2 और बेटा NH4Cl को मिला करके क्या करना होगा, गर्म करना होगा। सुन लेते हैं क्योंकि आगे फिर कभी काम आ सकता है इसका। NaNO2 और NH4Cl इसको बोलते हैं, वैसे मैंने पहले ही दिन नाम पढ़ने स्टार्ट किए थे, सोडियम कहते हैं इसका नाम प्रीफिक्स वाला लिख पढ़ेंगे कि सफिक्स नेम, सफिक्स नाइट्राइट। तो सोडियम नाइट्राइट की अभिक्रिया किससे होगी, NH4Cl सादर, या इसका एक और नाम है अमोनियम क्लोराइड। एक अभिक्रिया बेटा थी आयन विनिमय अभिक्रिया, आयन एक्सचेंज रिएक्शन। मैंने कहा भी था कि बेटा इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। आयन एक्सचेंज में होता क्या था, आयन एक दूसरे के साथ क्या हो जाते थे, बदल जाते थे। मैं इस पे भी आयन एक्सचेंज रिएक्शन करवाता हूं बेटा। Na पर प्लस चार्ज, NO2 पर माइनस, NH4 पर प्लस और Cl पर क्या बोलते हो, Na किससे रिएक्शन करेगा, Cl से। अगर NaCl से रिएक्शन करेगा, पहला कंपोनेंट NaCl, मैं क्या सोचता हूं मेरे पास और क्या बचा, NH4NO2, NH4NO2। फिर ध्यान रखना इसका प्लस वाला पार्ट इसके माइनस के साथ और इसका प्लस वाला पार्ट इसके माइनस वाले पार्ट के साथ रिएक्शन करेगा, फिर मैं इसको और भी गर्म कर दूंगा। बेटा समझना इस बात को। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों ने भी बहुत सारे जगह ऐसी रिएक्शन करवाई होगी, ये क्या काहे का टुकड़ा है, नमक का। तुमने देखा नॉर्मली इसको गर्म करने पर कोई इफेक्ट पड़ता है, कभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। बहुत ज्यादा इफेक्ट क्या पड़ा है कि जब आपने इसको ज्यादा हीट किया है, ज्यादा टेम्परेचर दिया है, ये चटक गया है, टूट गया है। लेकिन ये रिएक्शन किसी भी प्रकार की इसने नहीं की, बिकॉज इस पर क्या इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये प्योर आयनिक कंपाउंड है, प्योर आयनों से बना है, और ऐसे पदार्थों के गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं, और इससे पहले वो मेल्ट या एक दूसरे से अलग होने वाले नहीं है। तो मैंने जब हीट किया होगा, गर्म किया होगा, तो NaCl पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। मैं ये नहीं कहता NaCl बना नहीं, बना था NaCl, लेकिन उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। मैं NaCl पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा, हम इसको लिखेंगे भी नहीं। भाई रिएक्शन में आप किसको लिखते हो, जो अभिक्रिया करे, उसको थोड़ी लिखते हैं जो अभिक्रिया ना करे। अच्छा कभी किसी के ऐसे मुंह से सुना है कि ऐसी रिएक्शन लिखो जिसमें पदार्थ अभिक्रिया ना करे? तो भैया ऐसी रिएक्शन क्यों लिखो जिसमें पदार्थ अभिक्रिया ना करे? तो नमक क्योंकि गर्म करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसको नहीं लिखेंगे। हाँ इस पर इफेक्ट पड़ेगा, तो कैसे इफेक्ट पड़ेगा उसको भी देखते हैं। H4 जो है वो O2 से क्या कर लेगा, अभिक्रिया। जल्दी से सोचकर बताओ, 4 H है, 2 O है, क्या बनना चाहिए, 2H2O। और बेटा मैं एक और चीज देखता हूं आगे हमारे पास कौन सा कंपोनेंट बचा, N। तो हम इस गैस को क्या लिखें, N2। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन गैस को क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। लेकिन क्योंकि प्रयोगशाला विधि है, इसको मैं थोड़ा सा लिखा देता हूं कि हम लोगों ने क्या क्या किया है। इसमें से क्या लिखेंगे कि जब सोडियम नाइट्राइट तथा नवसादर को मिलाकर गर्म करते हैं, मिलाकर गर्म करते हैं, तो अमोनियम नाइट्राइड। यार ये अमोनियम नाइट्राइड कहाँ है, ये लिखा है। तो अमोनियम नाइट्राइड बनता है जो ताप के प्रभाव में
जो ताप के प्रभाव में पुनः अपघटित होकर, अपघटित का मतलब दो भागों में टूटकर, पुनः अपघटित होकर नाइट्रोजन गैस बनाता है, नाइट्रोजन गैस बनाता है। तो बेटा जब भी हमसे कोई भी व्यक्ति इस बात के लिए कहेगा कि नाइट्रोजन गैस को बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या है, तो नाइट्रोजन गैस को बनाने की प्रयोगशाला विधि में से हम इसको लिख के तैयार करेंगे कि कैसे नाइट्रोजन गैस को प्रयोगशाला में बनाया जाता है। हाँ, इसमें से एक और चीज ध्यान रखेंगे। क्या चीज ध्यान रखेंगे? इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको हमेशा लिख लें, ध्यान रखें, इसको यूज आने पर बताएं कि इस विधि से जब नाइट्रोजन गैस बनती है हमारे पास दो अशुद्धियां भी आ जाती हैं नाइट्रोजन गैस में। कौन कौन सी अशुद्धियां होती हैं? एक NO और एक HNO3। तो इन अशुद्धियों को हम नाइट्रोजन गैस से कैसे अलग करें, तो उसके विषय में भी हम लोग इस बात को लिखेंगे। कहेंगे नाइट्रोजन गैस बनाते समय NO तथा HNO3 की अशुद्धियां भी प्राप्त होती हैं। तो अब बेटा बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि अगर मैंने नाइट्रोजन गैस बनाई तो मुझे ये अशुद्धियां भी मिल गई, तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें इन अशुद्धियों को समाप्त कर शुद्ध नाइट्रोजन गैस प्राप्त करना चाहिए। तो बात आती है, सर जी अगर हम इन दोनों अशुद्धियों को समाप्त करना चाहें और इन दोनों को समाप्त कर शुद्ध नाइट्रोजन गैस निकालना चाहें तो हम क्या करें? आसान सी चीज है, आप क्या करोगे? प्राप्त होती हैं जिन्हें समाप्त करने के लिए K2Cr2O7 तथा H2SO4 के विलयन में उत्पाद को प्रवाहित किया जाता है, उत्पाद को प्रवाहित किया। देखो क्या करना, क्या तुम लोगों को, तुम लोगों ने क्या किया है कि जैसे ही तुम सोडियम नाइट्रेट और नौशादर को मिलाकर गर्म करोगे अमोनियम नाइट्राइड बनेगा, और साथ में उसको भी जब गर्म करोगे, गर्म हो ही रहा होगा, नाइट्रोजन गैस बनेगी और साथ में बनेगा क्या? जल। और ये दो क्या बनेंगी? अशुद्धियां। अब क्योंकि एक बात तो बिल्कुल कंफर्म है कि नाइट्रोजन गैस जल में अघुलनशील है, तो जल तो अलग प्राप्त ही हो जाएगा और नाइट्रोजन गैस हमें अलग प्राप्त होगी। अगर नाइट्रोजन गैस जल में घुल जाती है तो फिर जल को भी अलग करना पड़ता है। तो नाइट्रोजन गैस जल में घुलती नहीं तो नाइट्रोजन गैस अलग रहेगी, लेकिन नाइट्रोजन गैस के साथ ये कंपोनेंट मिले रहेंगे। तो हम लोगों को नाइट्रोजन गैस को एक ऐसे घोल के अंदर से गुजारना है जिस घोल में कौन कौन से कंपोनेंट अवेलेबल हो? K2Cr2O7 और H2SO4। जैसे ही ये कंपाउंड नाइट्रोजन गैस और जल ये इस घोल के बीच में से गुजरेंगे, ये घोल नाइट्रोजन गैस को जाने देगा, लेकिन NO और HNO3 को अपने पास क्या कर लेगा? रोक लेगा। इस प्रकार से क्या इसको हम क्या बोलते हैं? कहते हैं K2Cr2O7 और H2SO4 ने नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रिक अम्ल को अवशोषित कर लिया, रोक लिया, और शुद्ध नाइट्रोजन गैस को क्या किया? जाने दिया। तो विशेष ध्यान रखना इस दौरान कि हम लोगों को यूज क्या करना है। अशुद्ध नाइट्रोजन गैस इस विधि से बनेगी तो हम उसे पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में से अवशोषित कराएंगे। अवशोषित का मतलब समझ रहे हो? उन सभी मिश्रण को इस सॉल्यूशन के भीतर से जाने दो। जैसे इस सॉल्यूशन के भीतर से जाएगा K2Cr2O7 और H2SO4 का मिश्रण नाइट्रिक ऑक्साइड HNO3 को क्या कर लेगा? यही रोक लेगा और शुद्ध नाइट्रोजन गैस को यहां से कहां जाने देगा? बाहर। अभी बात आएगी क्या एक ही विधि है प्रयोगशाला में जिसमें हम नाइट्रोजन गैस को बना सकते हैं? एक बेटा और प्रोसीजर है जिससे हम प्रयोगशाला में नाइट्रोजन गैस को बना सकते हैं।
कहता है वो कैसे बना सकते हो, तो हमारे पास एक पदार्थ है अमोनियम डाइक्रोमेट से। अगर हम, अच्छा इसका नाम भी देखो, ध्यान दो, Cr2O7 को क्या बोलते हैं, डाइक्रोमेट, और NH4 को क्या बोलते थे, अमोनियम। बेटा रिएक्शन को देखना, समझ गए तो अच्छी बात है, ना समझ पाए तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला देखो, NH4 NH4, बेटा NH4 2 टाइम है ना, तो हमने दोनों बार अलग अलग लिख दिया। आगे Cr2O7 लिखा तो Cr2O7। ध्यान रखने वाली बात है बेटा, यही तो अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला है। कहोगे सर ये तो बहुत खतरनाक देखने में लग रहा है। बेटा फॉर्मूला देखने में खतरनाक जरूर लग रहा है, लेकिन है आसान। देखो कैसे, ये दोनों नाइट्रोजन एक दूसरे से अभिक्रिया करके क्या हो गए, अलग। अगर ये अलग हो गए तो कौन सी गैस बनकर तैयार हुई, यही तो हमें बनानी थी। अच्छा ये बताओ, हाइड्रोजन 4 कितने हो गए, 8 हाइड्रोजन के लिए अगर जल बनाना हो कितने ऑक्सीजन चाहिए, 4। तो 8 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाएंगे 4H2O। मैं क्या सोचता हूं, मेरे पास अब जो बचा उसको लिखेंगे। बेटा अच्छा ये बताओ, नाइट्रोजन दोनों लिख गए, हाइड्रोजन 8 के 8 लिख गए, क्रोमियम अभी तक एक भी नहीं लिखा, तो मेरे पास बचा Cr2। और बेटा मैं क्या सोचूंगा, 7 O थे, 4 तो चले गए, कितने बचे, 3। क्रोमिक एनहाइड्राइड इसको बोलते हैं, क्रोमिक एनहाइड्राइड। और बेटा देखो नाइट्रोजन गैस प्राप्त हो गई। तो जब भी कभी प्रयोगशाला में नाइट्रोजन गैस बनाने के लिए हमसे बोलेगा, हम इस विधि का प्रयोग करेंगे। ये दोनों प्रोसेस जो हैं, जिनमें से ऊपर वाले प्रोसेस में इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस को शुद्ध भी किया गया है। तो एक काम करेंगे, इनको जल्दी से नोट करेंगे फिर।